हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर नई नई तकनीकों के बारे में चर्चा सुनते रहते हैं। सरकारों के द्वारा कई नई तकनीकें जो आर्थिक विकास में ऊर्जा की जरूरतों में महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके विकास को बढ़ावा देने की बात की जाती है। बढ़ावा देने के अलावा नई नई तकनीकों के विकास से जुड़ी नई परियोजनाएं भी शुरू होती हैं। हाल ही में एक ऐसी ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो परियोजना है या एक तरह का नया प्लान है, हमने शुरू किया है। यहाँ पर एक प्रमुख शब्द आएगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर एक सवाल तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है। टॉपिक में दिया हुआ है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। उसके अलावा चूंकि अब इस मिशन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, इसलिए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हम समझेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा विस्तारित है। इससे जुड़ी हुई तकनीक है, किस तरह से फ्यूल के रूप में कार्य करेगा, किस तरह से इकोनॉमी पर असर डालेगा, क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, हमारे पास क्या क्या चुनौतियां हैं। कई सारे ऐसे सवाल आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए मिल जाएंगे। पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आते जा रहे हैं हम इस पर और बात कर रहे हैं। न्यूज है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अ लुक एट इंडियाज पुश फॉर द फ्यूल। हम इस ईंधन के उपयोग के लिए किस तरह से अपनी तकनीक को उन्नत कर रहे हैं या फिर अपनी जो प्रक्रिया है, नीतिगत प्रक्रिया, उसको बढ़ा रहे हैं। चर्चा क्यों की गई है, इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन किस तरह से उपयोगी हो सकता है, उसकी बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी क्षमता हमारे पास मौजूद है, इसमें तकनीक का जिक्र है, फ्यूल सेल तकनीक, यह क्या है, इससे जुड़ी हुई क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल प्रीलिम्स और एक सवाल मेंस दोनों में ही आपसे पूछा जा सकता है। यह विषय विज्ञान एवं तकनीक से तो जुड़ता ही है, साथ ही जीएस मेंस पेपर के अंतर्गत जो तीसरा पेपर है उसमें भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले सेक्शन से जुड़ जाएगा, साथ ही साइंस एंड टेक से भी जुड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करें कि चर्चा में क्यों है। तो हमने पिछले साल के और पिछले साल देखा, क्योंकि 2022 भी समाप्त हो चुका है। 2021 में इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, इसकी चर्चा की थी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को शुरू करेंगे। तो अब इस परियोजना को या इस मिशन को सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से मंजूरी मिल गई है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसका मकसद है भारत को हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना, क्योंकि आज के समय विश्व के कई सारे देश इस तकनीक पर अपना जो निवेश है वो कर रहे हैं। ऐसे में भारत को भी इस दिशा में प्रयास करना है। इसके अलावा इस तकनीक को बढ़ावा दिए जाने के भी कई सारे मकसद हो सकते हैं। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए का मिशन परिव्यय अभी के लिए हमें देखने को मिल रहा है। कुछ प्रमुख बातें उद्देश्य के रूप में हमें जाननी है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के लिए जो निर्यात है उसके अवसरों का निर्माण करना, कि किस तरह से हम चूंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे तो हम इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक, तो एक यहाँ पर हमें जो फंड है, जो आय है, वो अर्जित होगी। इसके अलावा आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। हम जानते हैं पेट्रोल, डीजल और जो भी अन्य पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उनका क्या करते हैं, अधिकतम मात्रा में आयात करते हैं। तो आयात का एक बड़ा खर्च हमारे ऊपर आता है, जो हमारी इकोनॉमी में अदर प्रोजेक्ट्स के लिए या अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए धन की उपलब्धता को कम करता है। तो इस पर हमें निर्भरता कम करनी है। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन है उसके दहन से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तरह की गैसेस रिलीज होती हैं। तो हम चाहते हैं कि एक वैकल्पिक रूप से स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करें, जिससे जो कार्बन इकोनॉमी हमारी बनी हुई है उसका हम डीकार्बोनाइजेशन कर सके, या कहें कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन की ओर आगे बढ़े। तो ये भी एक इसका मकसद है। इसके अलावा स्वदेशी स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है हम उसका विकास कर पाएंगे, जैसे जैसे इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको ऊर्जा की जो डिमांड है उनकी वो पूरी करना, क्योंकि अभी के लिए जीवाश्म ईंधन पर हम निर्भर हैं। इसके अलावा कोयला जैसे संसाधनों पर निर्भर है, तो हम इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर एक शब्द आएगा इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोलाइजर नामक एक मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अंतर्गत हम इलेक्ट्रोलाइजर से यानी इस मशीन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका एविएशन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग जैसी
प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। ये एक बेसिक बात है इसके बारे में जानने की। अब यहाँ पर हमने दो बातों को समझा, क्या कि हाइड्रोजन तकनीक के अंतर्गत जो हरित हाइड्रोजन की बात है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पानी से यानी H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत का इस्तेमाल करते हैं इस मशीन को चलाने में। इन बातों पर क्यों बात की जा रही है, क्यों हम गौर कर रहे हैं, इसको यहाँ समझते हैं। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कैसे उपयोग में आता है, अब आपको ये प्रक्रिया जुड़ती हुई दिखेगी। देखिए इसमें कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने शुरुआत में ही बात की कि इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, आपको इन्हें नोट करते हुए चलना है। जिस हिसाब से सवाल आपसे डिमांड रखे आपको वहां पर ही उस जवाब में उसको फ्रेम करना है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इसके पहलुओं को देखते हैं। अब ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कैसे उपयोग में आता है, तो हाइड्रोजन चूंकि प्रकृति में सबसे एक आम तत्व के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी जो उपलब्धता है वो केवल अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानते हैं H2O को, ये क्या है, ये है जल, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब प्राकृतिक यौगिक जैसे पानी है तो पानी से ही निकालेंगे। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन का स्रोत भी है, लेकिन इसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, यानी ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा के लिए हमने इसीलिए शुरुआत में देखा ग्रीन हाइड्रोजन की बात, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि कोयला आधारित बिजली की जो ग्रिड है मौजूद है, हम ज्यादातर इस्तेमाल कोयले का करते हैं। ऐसे में जो कोयला आधारित बिजली का उपयोग करके आप हाइड्रोजन निकालेंगे वहां पर तो आपको नुकसान ही होने वाला है। अभी इसको भी समझेंगे कि पॉइंट जुड़ेंगे कहां पे। ठीक, अब हाइड्रोजन एनर्जी की जो डिमांड है वो कब बढ़ती है, 1970 के आसपास, जब जीवाश्म आधारित ईंधन डीजल पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। तब फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि हम हाइड्रोजन की संभावनाओं पर विचार करें, और कई महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे जापान की टोयोटा या फिर साउथ कोरिया की hyundai इस दिशा में काम करते हैं। यहां पर आपको कुछ शब्द जानने चाहिए, यानी कि इस हाइड्रोजन को निकालने की प्रक्रिया में कुछ शब्द आते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और कुछ अन्य। तो यहाँ पर छोटे छोटे से अंतर है जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर एक प्रश्न आए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, कुछ ये तो तीन प्रमुख नाम है। इसके अलावा ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टर्किश हाइड्रोजन एक शब्द ये भी है, इसके अलावा येलो हाइड्रोजन। एक एक करके समझ लेते हैं। अभी हमने पीछे बात की कि अगर हम हाइड्रोजन को निकालने की प्रक्रिया में कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो अगर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं और गैसिफिकेशन प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये ब्लैक हाइड्रोजन की श्रेणी में आता है, इसको कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम जीवाश्म ईंधन या फिर नेचुरल गैस का उपयोग करके, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके स्टीम रिफॉर्मिंग तकनीक से हाइड्रोजन को निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो ये ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। यहां पर अगला चरण है ब्लू हाइड्रोजन का। यहां पर याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टीम रिफॉर्मिंग तकनीक है, लेकिन कार्बन कैप्चरिंग के साथ जो कार्बन उत्सर्जन होगा उसको हम कैप्चर भी कर लेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन कैप्चरिंग यहां पर इसके साथ जुड़ गया और स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए, जो कि एक तरह का जीवाश्म ईंधन ही है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो कि आज के टॉपिक का प्रमुख बिंदु है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग है, अभी हमने पीछे देखा। इसके अलावा इस प्रक्रिया में हम रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं सोर्स के रूप में। ठीक, इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में आएगा। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन में भी छोटा सा अंतर है, मतलब अगर इसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, अदरवाइज ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी आ जाती है। हो सकता है पूछ दे येलो हाइड्रोजन क्या है, इसमें केवल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। टर्कोइश हाइड्रोजन में क्या है, इसमें पायरोलिसिस प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं, और पिंक हाइड्रोजन में चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया को कराने के लिए, इसको कहते हैं पिंक हाइड्रोजन। ये बहुत प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए
अब जाने की ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता हमारे पास कितनी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के पहली बात तो अपने कई तरह के फायदे हैं, जैसे कि यह एक स्वच्छ ज्वलनशील अणु है। इससे हम लोहा और इस्पात, रसायन, परिवहन सहित कई क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं 2030 तक हम एक निश्चित जो रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाली ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा क्षमता को यानी ऊर्जा के निर्माण की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो ग्रिड द्वारा संग्रहित ना की जा सक रही हो, उसको भी इस प्रक्रिया से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में व्यावसायिक रूप से यह इसका उत्पादन इतना व्यवहार्य नहीं है, ये एक इसकी चुनौती है। क्यों नहीं है इसको समझें। क्योंकि भारत में मौजूदा इसकी जो लागत है लगभग 350 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास आती है। तो व्यावसायिक रूप से निश्चित तौर पर इतना महंगा ईंधन अपने आप में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हमें इसकी कीमत को लगभग 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम की लागत पर लाना होगा, तब यह व्यवहार्य हो सकता है। इसके अलावा यह जो मिशन है इसके अंतर्गत सरकार क्या प्रयास कर रही है, इन चीजों को बढ़ाने के लिए ही यह मिशन लाया गया है कि हम कैसे इनकी जो कीमतें हैं आज के समय उत्पादन की उसको कम कर सकें। तभी तो ये हमारे लिए भरोसेमंद होगा, तभी तो ये हमारे लिए अफोर्डेबल होगा। तो सरकार क्या चाह रही है, सरकार यहाँ पर सब्सिडी का समर्थन देना चाह रही है। जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहां पर सरकार सपोर्ट करेगी। ठीक, इसके अलावा जो लागत है इसके उत्पादन की लागत को कम करने का प्रयास होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर जो हमने पीछे चर्चा की एक मशीन की, उसकी लागत को कम करना शामिल है। इसका लोकल लेवल पर हम किस तरह से निर्माण कर पाए ये उपयोगी होगा। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग फिर हम उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन, इस्पात उत्पादन और परिवहन में कर पाएंगे। ठीक है, अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का हमें विकास करना है, जिसके लिए जो अभी हमने पीछे चर्चा की वो सारे पॉइंट महत्वपूर्ण होंगे कि हम कैसे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि हो सकती है इस उत्पादन के जरिए। ऑटो क्षेत्र में हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाना है हमें, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर यह एक अच्छा फ्यूल साबित हो सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत हमें फ्यूल सेल के विकास को बढ़ावा देना होगा अगर हम हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर शब्द आ गया फ्यूल सेल, जो कि इसको तकनीक से जोड़ देता है। फ्यूल सेल पर आते हैं। फ्यूल सेल तकनीक क्या है, इस बात को ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन अपने आप में ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। क्या है, ऊर्जा का केवल एक वाहक है। तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल या हम कहें हाइड्रोजन ईंधन से जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। तो यहां पर ही इस्तेमाल होता है फ्यूल सेल स्टैक नाम के एक उपकरण का, जो हाइड्रोजन फ्यूल को, हाइड्रोजन ईंधन को इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देता है और फिर वाहनों के चलने लायक, वाहनों की मोटर को चलाने के लिए उस पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका लाभ यह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कारों में लगभग 0 कार्बन फुटप्रिंट मिलता है, यानी जो कार्बन का उत्सर्जन है बहुत ही कम होता है। इसके अलावा जो हम पेट्रोल या डीजल इंजनों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी तुलना में ये लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी जितनी तेजी से जलते हैं, जितनी तेजी से ऊर्जा देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ये हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि फ्यूल सेल तकनीक महंगी है। फ्यूल सेल का इस्तेमाल या फिर उसका निर्माण हम देश के अंतर्गत कैसे कर पाएंगे। एक और समस्या इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के अंतर्गत जो हमने शुरू में डिस्कस की चुनौतियों में, कि बिजली ग्रिड हमारे पास कौन सी है, कोयला आधारित। तो कोयला को जलाना अपने आप में फिर कार्बन का उत्सर्जन होगा, यानी एक तरफ हम कोयला को जला करके कार्बन उत्सर्जन कर रहे होंगे, दूसरी तरफ हम ये चाह रहे होंगे कि हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करें। तो अपने आप में सही विकल्प नहीं होगा। जबकि अगर आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं वो इस तरह की प्रक्रिया को करने के लिए अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तभी अब ये पॉइंट आप जोड़ पाएंगे कि हम हरित हाइड्रोजन की ओर आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ब्लैक हाइड्रोजन या फिर ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इससे जोड़ सके, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके जरिए फिर हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। ये इसका मकसद है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें, पहली बात तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना होगा, जिसकी वजह से हम ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को चला पाएंगे।
तो ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं इसके लिए देश के अंतर्गत पहले भी स्थापित की गई हैं, जैसे कि असम में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। अगर कंपनियों की बात करें तो इसके अंतर्गत टाटा, रिलायंस, अडानी, कई सारी कंपनियां आगे बढ़ करके इससे जुड़े हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। जैसे अमेरिका स्थित एक ओहमियम इंटरनेशनल है, इसने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री की शुरुआत की है और इसी दिशा में इन्हीं सब प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब औपचारिक रूप से इस मिशन को शुरू कर दिया है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है, उन सबको आपको याद रखना है। अगर कुछ भी आपसे मिस हो रहा हो तो एक बार उसको नोट कर लीजिए। उससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। आज का सवाल देखें, प्रश्न में 2 स्टेटमेंट है। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। अगला, जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि मेंस का है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? सरकार द्वारा इसे औपचारिक मंजूरी देने से यह तकनीक कितनी लाभकारी साबित होगी? इस पर आपको चर्चा करनी है। 250 शब्द इसके लिए पर्याप्त होंगे। तो आज के सेशन में उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों के साथ। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे चूंकि नई तकनीक है, औपचारिक रूप से मंजूरी है, तो इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।